नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये करंट अफेयर्स की क्लास है और आज है 26 दिसंबर। तो इसमें आप द हिंदू, जनसत्ता और डाउन टू अर्थ और या फिर कोई अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जिससे संभावना होती है क्वेश्चन बनने की, उससे संबंधित क्वेश्चन और एडिटोरियल या आर्टिकल्स आपको इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो खास करके हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती और बोलते हैं कि हिंदी में ज़्यादा मटेरियल नहीं आता। तो उनके लिए है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको इसमें बताई जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, इस पे क्या लिखा हुआ है ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप मेहनत करते रहिए, सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी। आप निरंतर अपना कार्य करते रहिए, अपने कार्य में कभी भी कोई कमी मत करिए, एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज एक भारत के एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और जो कि भारत के 9th प्रेसिडेंट या फिर 9th राष्ट्रपति थे। तो इनको आज इनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में हम 26 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि कभी नंबरिंग में आ जाता है कि कौन से नंबर के कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो राष्ट्रपति हैं ये 9वें नंबर के हैं और इनको भारत रत्न दिया गया है। तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न कब दिया गया है। ठीक है, इसको सर्च करके एक बार इसको मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप एक चीज़ सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, जिससे आपकी मतलब नॉलेज में वृद्धि होती है। तो चलिए ठीक है, आगे करते हैं। अर्थ और राजनीति दोनों साधेगी सरकार की नई खाद्य सुरक्षा नीति। इसमें क्या हुआ है तो देखिए, जब कोविड-19 हुआ था तो उसका जो फर्स्ट फेज़ था उसमें क्या हुआ था कि जो मज़दूर थे, सबको पता था कि लॉकडाउन लग गया है और जो मज़दूर थे वो सारे अपने घर आ गए थे। जो वर्कर्स थे सारे अपने घर आ गए थे। कुछ तो दिहाड़ी मज़दूर हैं जो दिन प्रतिदिन अपना कार्य अपनी दिनचर्या के लिए अपना काम करते हैं, फिर उनको पैसा मिलता है, फिर उसी का वो लोग उपभोग करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मज़दूर थे। तो जब सारी चीज़ें बंद हो गई, सब चीज़ें बंद हो गई, तो क्या हुआ था कि सर उनको खाने के लिए सामग्री उनके पास ख़त्म हो गई थी और कार्य भी कुछ नहीं हो रहा था। तो तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम किया था, उसने एक योजना चलाई जिसका नाम है गरीब कल्याण योजना। ये देखिए, गरीब कल्याण योजना उन्होंने चलाई। उसके तहत उन्होंने व्यक्ति को जिसके पास राशन कार्ड था उसको 5 किलो अनाज या फिर 1 kg दाल, इतना देने लगी। अनाज में आपका चावल गेहूँ कुछ भी हो सकता है। तो वह मतलब एक मंथ में 5 किलो अनाज देने लगी सरकार, जिसके पास नॉर्मल राशन कार्ड था। अगर जिसके पास एक कार्ड होता है अंत्योदय राशन कार्ड, उसके तहत उसको 35 किलो दिया जाता है। वो अंत्योदय उसी के पास होता है जो बहुत ही गरीब होता है, तो उसको 35 किलो दिया जाता था। तो इसको बीच में समाप्त कर दिया गया था, इस योजना को बीच में समाप्त कर दिया गया। जैसे ही फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया, योजना को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें बात यही कही जा रही है कि इसको अभी 2023 तक बढ़ाने के लिए सरकार कह रही है कि अब इसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया और कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं ये चीज़ आप इसमें देख लीजिएगा। उससे पहले आप ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है, क्योंकि कभी कभी हमसे मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है, ये इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री यानी कि उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है, उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। और ये सर्च कर लीजिए कि इस टाइम पे वर्तमान में उपभोक्ता मंत्री कौन है। तो उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो योजना चलाई गई है उसमें केंद्र का कितना योगदान है और राज्य का कितना योगदान है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ये पूरा 100% इसमें केंद्र का योगदान है, इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने वो चीज़ आपको बता दी, क्योंकि एग्जाम में अगर आप किसी भी एग्जाम का जो एग्जाम आप दे रहे हैं बैक ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसमें ये देख लीजिए कि किसको हुआ। इसमें जो गरीब थे उनको दिया गया 80 करोड़ गरीब को फ़ायदा हुआ। किसान को 8.69 करोड़, और फिर उसके बाद महिलाओं को, नरेगा से जुड़े जो व्यक्ति थे, सारे लोगों को जिन जिन को फ़ायदा हुआ है। देखिए, बुजुर्ग और महिला को मतलब बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि बुजुर्गों को लोग मतलब कि
ये ऐसी निगाह से देखते हैं कि वो भारत में योगदान नहीं कर रहे हैं, भारत के वृद्धि में। वो चीज़ सही होता है, लेकिन वो अपने टाइम पर योगदान किए होते हैं, तो सारे लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ है। और ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी से संबंधित जो अन्य चीज़ें हैं, क्या है इसमें, गरीबों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या गया है, तो जो ऊपर बताए गए हैं वो उसी का विस्तार से यहाँ पे बताया गया है कि मतलब सबके लिए क्या कौन कौन से कार्य किए गए हैं, वही सारी चीज़ें इस पे बताई गई हैं। अगर आप मेंस देंगे तो ये सारे फैक्ट आप मतलब रख सकते हैं अपने पास डाउनलोड करके। तो आप अगर मेंस दे रहे हैं तो उसमें ये सारे अगर कुछ मतलब मेन फैक्ट ऐड करेंगे, कुछ आंकड़े ऐड करेंगे, तो उससे आपकी कॉपी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी और एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको बेहतर नॉलेज है हर चीज़ का, इसलिए आप इससे इन सब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो ऊपर बताया गया है उसी का पूरा विस्तार रूप है। तो चलिए अब दूसरा आर्टिकल शुरू करते हैं। सेंड बैटरी ए न्यू फिनिश टेक्नोलॉजी। क्या हुआ है कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले रेत की बैटरी बनाई गई है। आप सोच रहे होंगे कि रेत की बैटरी कैसे बनी है और कौन से देश ने बनाई है। तो रेत की बैटरी बनाई गई है। चलिए इसके लिए हम मैप पे चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका विश्व का मैप। यहाँ पे सबको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन के साथ वॉर छिड़ी हुई थी। तो रसिया जो था, रसिया और यूक्रेन के साथ वॉर छिड़ी हुई थी। तो ये रसिया जो है ये यूरेशिया में आता है, मतलब आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। और जो यूक्रेन है ये यूरोप में आता है। तो रसिया क्या करता था कि 40% ऊर्जा वो यूरोप के लोगों को देता था। अभी वर्तमान में उसने ऊर्जा देना बंद कर दिया है। तो यहाँ ऊर्जा का अकाल पड़ा हुआ है यूरोप में। तो ऊर्जा का ये चीज़ अकाल पड़ा हुआ है। तो अभी क्या हुआ है कि एक कंट्री है जो कि फिनलैंड, यहाँ पे है फिनलैंड। ये कंट्री है फिनलैंड। इसने क्या किया है कि एक बैटरी बनाई है जिसको जिसको सैंड बैटरी यानी कि रेत की बैटरी कहते हैं। वो ऊर्जा को रिस्टोर करके रखेगी, ऊर्जा को स्टोर करके रखेगी, जिससे इनको फ़ायदा होगा काफ़ी। क्या हुआ है कि जब रसिया ने बंद कर दिया ऊर्जा देना, तो जब रसिया ने बंद कर दिया ऊर्जा देना, तो जो यहाँ के जो इस वाले एरिया के लोग हैं यूरोपीय यूनियन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूरोपीय यूनियन एक संस्था है और यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में 27 कंट्री हैं। जैसे कि जो लोग यूरोप में रहते हैं तो उन्होंने एक संस्था बनाई है, इसमें 27 कंट्री हैं। यूके इससे अलग हो चुका है, पहले 28 कंट्री थे। तो यूरोपीय यूनियन के जो देश अमीर है, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, तो इन्होंने अपने यहाँ के लोगों को सब्सिडी देना शुरू कर दिया। जो वहाँ के लोग थे ऊर्जा पर उनको सब्सिडी देना शुरू कर दिया। लेकिन जो देश आर्थिक रूप से अच्छे नहीं हैं, आर्थिक रूप से थोड़ा गरीब हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि आप सब्सिडी ना दें। इससे क्या होता है कि हमारे देश में ऊर्जा महंगी हो जाएगी। तो लेकिन अभी इसका कोई मतलब तोड़ नहीं निकला, क्या उन्होंने किया इस चीज़ का कोई डिसीजन नहीं आया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैंड बैटरी की। तो फिनलैंड ने बना दिया एक सैंड बैटरी। और ये कार्य कैसे करेगा, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कार्य कैसे करेगा। इसके लिए ये इमेज देखिए, जो यहाँ पे जो सैंड बैटरी है वो आपकी ये है आपकी सैंड बैटरी। और यहाँ पे पहले सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल जब लगाए जाएंगे तो यहाँ से, और ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जो विंड एनर्जी, जिससे हवा मतलब पवन चक्की से जो मतलब कि जो ऊर्जा बनती है, हवा से जो ऊर्जा बनती है वो भी लगाई जाएंगी। तो यहाँ पे जब ऊर्जा जनरेट किया जाएगा, जब पावर प्लांट कुछ लगाए जाएंगे, उसके बाद जब इसमें से ऊर्जा रहेगी तो इसका 30%, इसका 30% ये लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जब इनको ज़रूरत है ऊर्जा की वैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो इसका 70% बचेगा उसको ये लोग स्टोर करके, मतलब कि सैंड बैटरी में स्टोर करके रखेंगे। और जब इनको ज़रूरत पड़ेगी, जब इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको ये लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि पहले इनको एक मतलब कि कुछ पावर प्लांट और जो सोलर प्लांट है या फिर पावर प्लांट है, ये चीज़ें लगाई जाएंगी। उसके थ्रू जब एनर्जी इनको मिलेगी तो उसका ये लोग कुछ हिस्सा यूज़ करेंगे और जो इसका बचा हुआ हिस्सा रहेगा उसको ये लोग स्टोर करके रखेंगे और फिर जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तब उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई। तो कौन से देश ने किया, फिनलैंड ने किया है। और यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। रूस कितना % देता था, ये आपके मेंस में काफ़ी मतलब कि काफ़ी बेनिफिट होगा। और प्री में भी अगर आपने जैसे कि यूपी पीसीएस का पेपर, अभी यूपी पीसीएस का जो पेपर आता है वो भी एक स्टेटमेंट बेस्ड आता है। पूछ लिया, एक स्टेटमेंट में दे दिया कि कितना % रूस मतलब एनर्जी देता था यूरोप को, क्योंकि वो जो एरिया है यूरोप वाला और यूरेशिया वाला एरिया काफ़ी वर्तमान में बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट पे है, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चाएं हो रही हैं जब से यूक्रेन और रसिया के बीच में
युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और जितने फैक्ट हैं सारी चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए, आज है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को हम लोग एक दिवस मनाते हैं जिसको कहते हैं वीर बाल दिवस। ठीक है, वीर बाल दिवस। तो आपने गुरु गोविंद सिंह का नाम तो सुना ही होगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके दो पुत्र थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक है, तो इनको क्या हुआ था कि आज ही के दिन 26 दिसंबर के दिन इनको दीवाल में चुनवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, इसलिए इनको 26 दिसंबर को चुनवा दिया गया था। और जब इनको चुनवाया गया था दीवाल में तो इनकी उम्र या इनकी एज बहुत कम थी, बहुत छोटे थे। तो इसलिए इसके लिए ये लोग कुछ मतलब सिखों में जो होता है, ये लोग कुछ दिन ज़मीन पे सोते हैं, उसके लिए उनकी याद में कह लें। तो और इसके लिए फिर ये काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे कि जो जोरावर सिंह है और फतेह सिंह है इनके लिए कुछ एक दिवस मनाया जाए। तो पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिवस की घोषणा की जिसका नाम है मतलब वीर बाल दिवस। तो इन्हीं की यादगार में इन्हीं को याद करने के लिए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आपको जो गुरु गोविंद सिंह है ये सारे लेक्चर, सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इसमें ये करंट अफेयर्स है तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताया गया। उसके बाद यूपी नौ सर्किट के जरिए बनेगा इको टूरिज्म जोन, इको टूरिस्ट जोन। क्या हुआ है यहाँ पे कि जो यूपी है ये एक मतलब एक टूरिस्ट जोन बनाना चाहता है, वैसा टूरिस्ट जोन जो कि पर्यावरण के हित में रहे। और यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ लोग पर्यटक आएंगे, मान लीजिए पर्यटक आएंगे यहाँ पे रहेंगे, तो वो लोग, उन लोगों का क्या होगा कि यहाँ जो पर्यटक आता है, जिस राज्य में आता है या जिस देश में आता है, उसको अर्थव्यवस्था उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वो लोग कोई नेचुरल चीज़ें देखने आते हैं, कुछ नेचुरल प्लेसेस हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो लोग देखने आते हैं, लेकिन यहाँ से ले कुछ नहीं जाते हैं। जैसे कि वो लोग देखने आए तो एक होटल में रुके तो भी मतलब जिस होटल में रुके इनडायरेक्ट रूप से कह लें कि इंडिया को फ़ायदा हुआ या फिर उस राज्य को फ़ायदा हुआ। और वो जहाँ पे जिस प्लेस पे जाते हैं उस पर कुछ चीज़ें, मतलब जो खर्च उसका ऐड किया जाता है, कुछ फीस मतलब उसकी टिकट की फ़ीस होती है उसमें देंगे, जो और चीज़ें खरीदेंगे भारत से उसमें भी कुछ पैसे देंगे। तो इससे देखा जाए तो इंडिया को या फिर उस राज्य को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर उनके लिए एक कोई मतलब पर्यटक स्थल बना दिया जाएगा, तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे या फिर किसी नेचुरल प्लेस पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो फॉरेनर होते हैं वो अधिक देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे कि आप आगरा गए तो वहाँ भी आपको फॉरेनर मिलेंगे। जैसे आप लाल किला गए, कहीं भी आप चले जाइए तो आपको फॉरेनर देखने को मिलते हैं। वो लोग इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं देखने में। तो ये भारत के लिए एक यूपी के लिए और भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा, अगर आप यूपी से हैं तो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 11 और 24 बर्ड सेंचुरी। आपको फैक्ट के तौर पर ये सारी चीज़ें याद रखना है अगर आप यूपी से आते हैं या फिर आपको यूपी का एग्ज़ाम देना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यूपी में जल्द पाँच अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। वर्तमान में यूपी में अभी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है, वर्तमान में अभी 2 ही एयरपोर्ट हैं जिसका नाम है जेवर और अयोध्या एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वर्तमान में। अभी 3 बनाए जा रहे हैं जो कि वाराणसी, कुशीनगर और लखनऊ में कुछ बनाए जा रहे हैं एयरपोर्ट 3। तो अभी क्या हुआ है कि 25 दिसंबर को एक आकाशा एयरलाइन सेवा शुरू की है यूपी में। योगी आदित्यनाथ जी ने उसको दे दिया है, शुरू करने की उसको अनुमति दे दी है। तो वो बेंगलुरु और लखनऊ मुंबई रूट पर चलेगी। काफ़ी अच्छी एयरलाइन सेवा ऐसा बताया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी एयरलाइन सेवा होगी ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें वाराणसी और कुशीनगर, लखनऊ, उसके बाद जेवर और अयोध्या 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने वाले हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा यूपी से हैं तो। और क्योंकि फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन बन सकते हैं कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हैं या फिर कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे हैं। एक बाइडन कहाँ के हैं, बाइडन राष्ट्रपति कहाँ के हैं, वो यूएसए के। तो यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। उन्होंने एक भारतवंशी व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिचर्ड वर्मा, उनको उप विदेश मंत्री नामित किया है। तो ये भारत के व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है क्योंकि ये मतलब भारतीय मूल के हैं। तो ये वकील हैं पेशे से। इनको
इनको उप विदेश मंत्री बनाया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? रिचर्ड वर्मा नाम है इनका। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सानिया की मुट्ठी में आसमान। एक ही आप सानिया मिर्ज़ा को जानते हैं जिनका नाम है सानिया मिर्ज़ा, और वो एक टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। और ये जो सानिया हैं ये आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश परीक्षा पास करने वाली मतलब एक महिला हैं या एक गर्ल हैं। ये मिर्ज़ापुर की हैं। तो यूपी के दृष्टि से भी ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिर्ज़ापुर की हैं। तो ये प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन जाएंगी। प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। तो अगर हम ये चीज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी, जो वो एक मतलब एक फाइटर प्लेन आता है महिलाओं का, तो उसकी ये पायलट बनेंगी और प्रथम मुस्लिम है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिए, ये प्रथम मुस्लिम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई तो प्रथम भी होगा ना, जो प्रथम होगा ये, क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम महिला हैं। तो प्रथम है आपकी अवनी। ये चीज़ पे आप मतलब याद रखिएगा। जो प्रथम महिला फाइटर हैं वो हैं आपकी अवनी। उन्हीं को इन्होंने प्रेरणा मानते हुए आगे जो कार्य किए हैं, अपने कार्य में सफलता प्राप्त की है। और इनको सानिया मिर्ज़ा ने भी बधाई दी है ट्विटर पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आज की क्लास यहीं तक। और तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर कुछ और ऐड करवाना हो या फिर कुछ और इसमें कुछ और ऐड करके मुझे पढ़ाना हो या फिर कुछ सजेशन देना हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कुछ चीज़ें। अगर जो चीज़ किसी भी टॉपिक से या किसी भी आर्टिकल से संबंधित डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और उसके साथ आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, या मतलब अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर नहीं सही लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने परिवार का ध्यान करिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।